बताने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूँ, जो है हमारा गुप्त काल। गुप्त काल में आपने पढ़ा होगा, गुप्त काल को हम सुवर्ण युग कहते हैं। सुवर्ण युग क्यों कहते हैं? क्योंकि गुप्त काल में खगोल, गणितीय विज्ञान, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, इन सब का आविष्कार होता है। इसी के साथ ही कागज का आविष्कार इसी काल में होता है। दोस्तों क्या होता है कि हमें दक्षिण भारत में एक जगह पल्लव राजवंश के नाम के बारे में पता होगा। पल्लव के कालखंड में क्या होता है दोस्तों, उस टाइम मूर्ति कला या कला स्थापत्य का विकास जोरों से होता है। ऐसे ही कुछ अच्छी घटनाएं गुप्त काल में होती है, इसलिए उसको सुवर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जो संस्कृति विज्ञान है। दोस्तों ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं ब्लैक बोर्ड पे कुछ पॉइंट लिखने जाता हूँ पहले की तरह, जिसे लौह स्तंभ है। जो दिल्ली में है। दोस्तों लौह स्तंभ एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो दिल्ली में है। दोस्तों क्या होता है दोस्तों, यह मोर दिल्ली में है और इसकी ऊंचाई लगभग है 7.2 और इसका वजन है 3 टन से ज़्यादा है, और इसका वजन 3 टन है, और ये 1500 साल पहले की बात है। और ये जो है 1500 साल पहले की बात है, वो दिल्ली में है, जो कुतुब मीनार के पास एक परिसर उसमें खड़ा है, और इसे द आयरन पिलर नाम से जाना जाता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि आयरन पिलर का मुख्य नाम किसे कहा जाता है, तो इसे आयरन पिलर नाम से जाना जाता है। दोस्तों मेन बात है, इस जो लौह स्तंभ है इसको जंग अभी तक लगा नहीं, और ये ज्यादा लोहे का बना है। लौह स्तंभ जो है उसमें एक शासक का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है चंद्र, जो संभवतः गुप्त वंश का होगा। तो दोस्तों ये था लौह स्तंभ, जो कला स्थापत्य का महत्वपूर्ण उदाहरण है, और अच्छी तकनीक जो इसमें लगी होगी, जो इस मतलब बनाने के जो जिस लोगों ने काम किया है, वो अच्छी तकनीक है जो लौह स्तंभ के बारे में। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, ईंटों, इमारतें और पत्थर, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ईंटों, इमारत, पत्थर। ईंटों, इमारत, पत्थर। दोस्तों आपने एक शब्द सुना होगा, स्तूप शब्द सुना होगा। स्तूप शब्द का अर्थ होता है टीला। दोस्तों ये ऐसा टीला होता था दोस्तों, ऐसे कोई लंबे, कोई बड़े, कोई छोटे, और इसमें एक मुख्य बात थी, सामान थी, इसमें एक डब्बा होता था, ऐसा कोई डब्बा होता था। तो क्या होता था दोस्तों, इस डब्बे में कुछ बुद्ध की चीजें रखी जाती थी, गौतम बुद्ध के, उनके कुछ सिक्के रखे जाते थे, कुछ उनकी चीजें रखी जाती थी। इन सब जो उन्हें प्रयोग करने वाली कुछ चीजें थी, इन जो चीजें थी वो इसमें रखी जाती थी। ज़्यादातर सिक्के मिलते होंगे, ज़्यादातर सिक्के मिलते हैं, लेकिन कुछ जगह हमें बुद्ध की जो प्रयोग करने वाले जो सिक्के या हथियार, जो भी चीज़ें थी, ये सब इसमें रखे जाती थी। तो क्या होता है दोस्तों, इसको एक ढक दिया जाता था, ऐसे ढक दिया जाता था, ऐसे ढक दिया जाता था, ईंटों से ढक दिया जाता था, जैसे कि ढक दिया जाता था। ढक दिया मतलब ऐसे होने के बाद क्या होता है दोस्तों, उसमें परिक्रमा करने के लिए ऐसे किया जाता था। उसमें परिक्रमा करने के लिए उसे रेलिंग लगाई जाती थी, रेलिंग ऐसे लगाई जाती थी, उसमें इस रेलिंग में कुछ संस्कृत में
लिखे जाते, कालिदास में लिखे जा लिखने को मंत्र लिखे जाते थे। तो उस रैलिंग को कहा जाता था वेदिका कहा जाता था, वेदिका कहा जाता था। और ये ऐसे परिक्रमा करते हुए जो यहाँ पे जो स्तूप लिखे उसमें परिक्रमा करते हुए ऐसे लोग थे जो परिक्रमा करते हुए उसी के साथ मतलब ज़्यादा लोग अंदर ना जा, इसलिए रैलिंग लगाई थी जिसे वेदिका कहा जाता है। तो इसी के साथ ये भी एक बड़ा उदाहरण था। और उसी के साथ ही हमारे हिंदू लोग का भी प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया था। हिंदू लोगों की मुख्य विशेषता शिव, विष्णु, दुर्गा, इन सब की भी पूजा का प्रसार काफ़ी बढ़ जाता है। उसी के साथ ही हिंदू के हमें मंदिर में मिलते हैं। हिंदू के जो मंदिर होते थे दोस्तों ऐसे होते थे, ऊपर ऐसा झंडा होता था, उसी के साथ ऐसे 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 होते थे। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जो काफ़ी ऊंचे, ये जो शिखर थे काफ़ी ऊंचे होते थे, उसमें एक झंडा भी होता था। और इसमें एक जगह थी जिसे गर्भगृह कहा जाता है। इसमें मुख्यतः देवी देवता को रखा जाता था। और हमें और एक जगह के बारे में पता चलता है दोस्तों, जिसे संडप कहा जाता है। संडप कहा जाता है। संडप एक जगह थी जो सभागार रहा होगा, जो उसमें लोग इकट्ठा होते थे और उसको ही मतलब जो भी प्लान करना है वो प्लानिंग की जगह करते थे। ऐसी एक जगह है जो गर्भगृह में मुख्य देवता को रखा जाता था। और संडप एक जगह जिसमें लोग इकट्ठा होते थे। और ये भी एक वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। उसी के साथ ही हमारा दूसरा पॉइंट है जो है महाकाव्य की रचना महाकाव्य की रचना। दोस्तों हमें दो महाकाव्य मिलते हैं जो तमिल के हैं, जो है पहला है जो काफी बड़ा अलग ही नाम है, और दूसरा है हमारा तो दोस्तों ये महाकाव्य है जो आता है हमारा, एक आता है काव्य जो नाम है अलग है, वो आता है लगभग 1800 में, और ये आता है 1400 में। तो ये लिखते हैं, ये लिखी जाती थे इंग्लो नामक जगह, एक व्यक्ति उसमें लिखे थे। और ये लिखी है संतागार में। और इसमें क्या होता था दोस्तों, ये एक महाकाव्य था। और ये जो था मणिक्ले, ये एक कथा थी जिससे कोलवन और माधवी बेटी की कहानी है। तो ये भी महाकाव्य प्रसिद्ध था। और दूसरा जो जैसे कि कालिदास ने हमारा मेघदूत, कालिदास ने मेघदूत लिखा है। और इसी के साथ ही महाभारत जो भगवद गीता का अंश है, उसी के साथ ही रामायण जिसे वाल्मीकि ने लिखा गया था, और महाभारत जो देवव्यास ने लिखा गया था और ये जो संस्कृत में थे, और ये पढ़ने का जो अधिकार था, और महिला और जो शूद्र को उनको था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है, जिसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, कालिदास के ये उस टाइम रचे गए महाकाव्य थे दोस्तों। उसी के साइड हमारा दूसरा जो पॉइंट है जो है स्तूप।
मंदिर है, सॉरी, जिसे मंदिर और स्तूप भी एक बड़ी एक माँ का एक ये है। दोस्तों क्या होता है कि मंदिर और स्तूप ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। दोस्तों आपने सुना होगा कि जिसी के पास पैसा है वही लोग घर मंदिर जो भी है स्कूल वूल बनाते हैं। उसी टाइम भी जो मंदिर और स्तूप बनाए गए वो ज़्यादातर राजा रानियों ने बनाए गए। तो क्या होता है दोस्तों, ज़्यादातर जो स्तूप और मंदिर है राजा रानी बना देते, उसके बनाने के लिए बहुत सारा खर्चा होता था। तो क्या होता है दोस्तों, बनाने के लिए बहुत सारे पत्थर या शिला पत्थर काटे जाते थे, शिला लाए जाते, उसे सजा कर एक ढांचा बनाया जाता और छत बनाई जाती। इस तरह के बहुत सारे मंदिर और स्तूप राजा रानी बनाए जाते थे और जो उसका पूरा खर्च राजा रानी देते थे। और जो ऊपर कुछ भक्तजन आते थे, कुछ लोग आते थे मंदिरों में, वो कुछ ऊपर लाते थे, उस ऊपर से मंदिरों को सजाया जाता था। ऐसे सब कुछ यहाँ आपको देखने को मिलेगा और बढ़िया मूर्तिकला या कला स्थापत्य का उदाहरण आपको मंदिर या स्तूप में देखने को मिलता है। दोस्तों उसी टाइम हमें अजंता के बारे में पता चलता है। अजंता की जो गुफाएं थे वो काफ़ी बड़ी बड़ी गुफाएं थी। दोस्तों उस गुफाओं में ज़्यादातर बौद्ध भिक्षु है, जो उसका कलर जो वो कलर काफ़ी मतलब देखने को जो कलर बनाया गया तो पत्तों से या खजूर से बनाया गया था। लगभग 1500 साल पहले की बात है। दोस्तों इसी के साथ ही हमारा जो पॉइंट है वहाँ का जो है कागज़ का आविष्कार। कागज का आविष्कार होता है दोस्तों चीन में। कागज का आविष्कार होता है दोस्तों चीन में, जिसे कार्ल लुई ने किया था। तो जैसे कि दोस्तों कागज को क्या होता था, कुछ पेड़ और लाते जाते, उसे पानी में डालना पड़ता था। पानी के उसे पीट कर उसे धुलाई किया और सुखाए जाने के बाद कागज बनता था। दोस्तों कागज का जो वो होता है वो सबसे पहले चीन में लगता है। और चीन जो लगते कागज का आविष्कार था चीन कागज का आविष्कार करता है। उसी के साथ ही दक्षिण कोरिया में उसका प्रसार होता है, बगदाद में होता है। उसी के जो मतलब स्लोली धीरे धीरे वो कागज का आविष्कार हो जाता है। उसी के साथ दक्षिण कोरिया में आता है, उसी के साथ बगदाद में आता है, उसी के साथ हमारा जो जापान, अफ्रीका, इन सब में कागज का आविष्कार हो जाता है। तो दोस्तों हमारा जो कोरिया में आता है वो 1400 साल पहले आता है। कोरिया और 1800 में आता है मध्य एशिया और अफ्रीका अन्य देशों में। और ये भी तकनीक जो है वो काफ़ी सालों से छुपाए रखी थी। तो दोस्तों धीरे धीरे कागज का आविष्कार बढ़ जाता है और कागज हर जगह यूज होता है। उसी के साथ ही हमारा जो महत्वपूर्ण है गणित और खगोल शास्त्रीय विज्ञान शास्त्रीय गणित और विज्ञान। दोस्तों क्या होता है, आपने आर्यभट्ट का नाम सुना होगा। आर्यभट्ट ने एक किताब लिखी जिसका नाम है आर्यभट्टीयम। उन्होंने अपनी किताब में सबसे पहले कहा था कि दिन और रात कैसे होते हैं। जैसे आज हम बचा रहे थे गुरुत्वाकर्षण का नियम जो हम न्यूटन को बोलते हैं, वैसे ही आर्यभट्ट ने सबसे पहले कहा था। और उसी के साथ आर्यभट्ट ने शून्य का शोध भी लगाया, जो अभी वो पद्धति काफी यूरोप में प्रसिद्ध हुई। तो आर्यभट्ट ने भी बहुत सारा किया है जो आज के टाइम हमें पूरी दुनिया को पता चला है। और जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है सबसे पहले आर्यभट्ट ने दिया था। दोस्तों ये था हमारा टॉपिक। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए।